बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वीलॉग दो हिस्सों में है। एक पाकिस्तान के अंदर से कुछ खबरें हैं और एक आलमी सतह पे जो पूरे खित्ते की सूरत हाल है, ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक की, और अमेरिका इसके ऊपर क्या फ़ैसले करने जा रहा है। आज लड़ाई से ज़्यादा कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब के बेटे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और फेक न्यूज़ की बुनियाद पे लगाए जा रहे हैं। हुकूमत जो है पाकिस्तान की, उन्होंने ये दावा किया कि इमरान खान के बेटे ने GSP प्लस के स्टेटस के ख़िलाफ़ कोई बात की है। हुकूमत का ये दावा है। और उसके बाद वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा, यानी पंजाब के जो वज़ीर इत्तलात वगैरह हैं, ये सारे बैठ गए और इन्होंने ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश हो गई। जनाब इमरान खान भी को बहुत बड़ा साजिशी है, उसके बेटे भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। जनाब पहले वो मुतनाज़े नहीं थे, अब वो मुतनाज़े हो चुके हैं, और पता नहीं क्या कुछ कहानियाँ इन्होंने सुना दी। तो ज़रा फैक्ट चेक कर लेते हैं। एक तो देखें, वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये कोई मजाक नहीं है। जब आप ओहदों पे छोटे छोटे लोगों को बिठाते हैं तो ओहदों की तौकीर भी जाती रहती है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको BBC की खबर पढ़ के सुनाता हूँ। BBC क्या कह रहा है, ये कैटेगोरिकली जो BBC में लिखा, उन्होंने कहा जी 1 मिनट और 60 सेकंड दौरानिए की कासिम खान की ये तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा की वेबसाइट पर भी मौजूद है और ख़ुद उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। इसमें कहीं भी पाकिस्तान के GSP प्लस दर्जे की बात तक नहीं हुई। ताहम इस तकरीर के क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर करके ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कासिम खान ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का हवाला देते हुए GSP प्लस स्टेटस ख़त्म करने की बात की। ये इल्ज़ाम है, ये झूठ है। और ये BBC ने कहा कि पूरी तकरीर में किसी जगह पे GSP प्लस स्टेटस का तस्करा भी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, ये स्टेटस ये है कि पाकिस्तान जो माल भेजता है, पाकिस्तान के ताजिर यूरोपीय मंडियों में, वहाँ पे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनको GSP का एक स्टेटस मिल जाता है जिसमें उनको रियायतें मिल जाती हैं, वो टैक्स वैक्स उनको कम पड़ता है, बाद का छूट मिल जाती है। लेकिन इस छूट के लिए इन ममालिक को कुछ शराइत पे अमल करना पड़ता है। वो इंसानी हकूक़ के हवाले से शराइत हैं, यानी आप पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ नहीं करेंगे लोगों को, ख़वातीन का आप तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अक़लियतों को आप हकूक़ देंगे, आप लोगों को जबरी तौर पे लापता नहीं करेंगे, मिलिट्री कोर्ट्स जैसा मजाक नहीं होगा इस कंट्री के अंदर। बेशुमार ऐसी चीज़ें, 27 नुकात हैं पूरे। पाकिस्तान ने तहरीरी गारंटियाँ दी हुई हैं। तो जब आप वो नहीं करते ना काम, तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो फिर आपके ऊपर बैकलैश आता है और वो आपसे GSP प्लस स्टेटस वापस लेने की बात करते हैं। अब इमरान खान के बेटे ने तो पूरी तकरीर में ये बात ही नहीं की। हाँ, इस पे बात की जुल्फी बुखारी ने, और उन्होंने ये बात की कि ये स्टेटस तो पाकिस्तान का रहना चाहिए, हम इसकी हमायत करते हैं। यानी ये स्टेटस नहीं होगा तो पाकिस्तान पे दबाव कैसे डाला जाएगा। तो इंसानी हकूक़ की पामालियों पे बात हो रही थी। देखिए, इमरान खान का बेटा कह रहा है पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के वजीर कह रहे हैं जी हमारे जुल्म को उजागर मत करो वरना GSP प्लस का स्टेटस चला जाएगा। जुल्म करना इन्होंने बंद नहीं करना, यानी जालिम को जालिम कहना अब ये कहते हैं बंद कर दो इसलिए कि GSP प्लस का स्टेटस चला जाएगा। और बेशर्मो, रोको उन्हें जुल्म करने से, रोको, वरना GSP प्लस स्टेटस की बात करते हो, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। इन्होंने पहले भी पाकिस्तान अपने अल्ले तल्लों में और अपनी अयाशियों में तोड़ दिया था, और तब भी इन्होंने इल्ज़ाम दूसरों पे लगा दिया था पाकिस्तान को तोड़ने के बाद। हमूद रिबान कमीशन की रिपोर्ट निकाल कर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कौन कौन जिम्मेदार है। लेकिन इन्होंने पहले भी मलबा किसी और पर डाल दिया, और अब बेड़ागर्क, इकॉनमी का बेड़ागर्क किसने किया? इन्होंने किया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को किसने ब्रेक लगा दी? इन्होंने लगाई। सरमायाकारी का 50 साल रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया बेड़ागर्क करने का? वो इन्होंने तोड़ा। जो गुर्बत का रिकॉर्ड है, महंगाई का रिकॉर्ड है, बेरोजगारी का रिकॉर्ड है, वो सारे इन्होंने तोड़े। जितनी इंडस्ट्री है जिसने एक्सपोर्ट्स करनी है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ा दी कि वो इंडस्ट्री बंद हो रही है। और भाई, जिन लोगों ने सामान बना के यूरोप की मंडियों में भेजना था, वो तो आप बंद कर रहे हैं। फैक्ट्रियां, मिलें तो आप बंद कर रहे हैं। 150 बड़ी मिलें बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान के अंदर। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान से भाग रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ छोड़ के जा रही हैं, और ये मलबा डाल रहे हैं उस शख्स पे जिसने नाम भी नहीं लिया। ये अपनी सारी बर्बादी का मलबा हर दफा किसी और पर डालते हैं। ये BBC की आपको खबर दी ना, आगे जरा आप देखें डॉन न्यूज़ क्या कह रहा है। ये पाकिस्तान का एक मोतबर इदारा है, वो ये कह रहा है कि जो क्लेम किया गया ना वायरल क्लिप के हवाले से, जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बेटे कासिम खान ने को डिमांड की है GSP प्लस स्टेटस की, वो गलत है।
ये डॉन ने भी कहा कि ये फेक न्यूज़ है। और आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये दोनों फेक न्यूज़ के ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। अब ज़रा कुछ हकीकत भी आपके सामने रख देते हैं। ये देखिए आप, ये नादरीन, यूरोपियन यूनियन एक जल्दी रिपोर्ट जारी करने लगा है GSP+ स्टेटस के हवाले से, और इस पे काम अभी से नहीं, काफ़ी अरसे से हो रहा है। उनके नुमाइंदे पाकिस्तान में आए भी थे। हुकूमत को इस बात का खतरा है कि उनका GSP+ का स्टेटस जा सकता है, और वो इस बात से डरे हुए हैं क्योंकि ये उनके ऊपर हथौड़ा बन के गिरेगा। तो अब ये किसी और के खाते में डालने के चक्कर में है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने या इमरान खान के बेटों ने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैं आपको ये बता देता हूं कि यूरोपीय यूनियन का वफद अक्टूबर और नवंबर 2025 में पाकिस्तान आया था, और ये सहाफ़ी हैं हमारे शहजाद पनाचा साहब, उन्होंने भी खबर दी है, और लोग भी है, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। इससे पहले भी वो चक्कर लगाते रहे हैं। उनकी टीमें पाकिस्तान में जब आई थी तो मैंने आपको रिपोर्ट भी किया था कि यूरोपीय यूनियन का वफद पाकिस्तान में मौजूद है और वो इनसे सवाल जवाब कर रहा है। जब इन्होंने उठाया था सोहराब बरकत को, तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय यूनियन का वफद फिर मौजूद है पाकिस्तान में और वो सवाल जवाब कर रहा है। अब उन्होंने बहुत सारे सवालात दिए थे हुकूमत को, और हुकूमत उन सवालात के जवाबों में मुतमईन नहीं कर पाई थी। 100 से ज़्यादा सवालात थे जो उन्होंने उठाए थे, और उन्होंने वो सवाल जमा करवाए हुए। हुकूमत जो है वो जवाब जमा करवाती है, लेकिन यूरोपीय यूनियन उससे मुतमईन नहीं होता। वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, उनको बंद करें। हमने आपको जो सहूलत दी हुई है वो ज़्यादतियाँ बंद करने की वजह से दी हुई है, लेकिन आप तो ज़्यादती लगातार कर रहे हैं। अब हुकूमत को यह पता है कि जुल्म तो वो बंद कर नहीं सकते। GSP+ स्टेटस अगर उनसे छिन जाता है तो किसके खाते में डालें? तो ये है सारी कहानी जो ये लोग कर रहे हैं। जब फैटफ का मामला आया था ना पाकिस्तान में, तो मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूं कि इमरान खान के बेटों ने तो कोई बात ही नहीं की GSP+ स्टेटस पे। तो जो फ़ायदा उठाना था जिस इंडस्ट्री ने, उसको तो हुकूमत ने वैसे ही बंद कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया उनका। लेकिन जब फैटफ का बिल आया था जिसका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आ रहा था, तो उस दौर में नून लीग ने बतौर अपोजिशन जमात अपने लीडर के लिए शराइत रख दी थी, यानी ज़ाती मफादात, ज़ाती फ़ायदे अपनी लीडरशिप के मांग लिए थे नून लीग ने कि हम फैटफ पास करवाते हैं, नहीं तो हम मुखालफत करेंगे। फिर जॉइंट सेशन बुलाकर उसको किसी भी तरीके से पास करवाया गया था। तो ये एक फ्रॉड है, एक बेईमानी, एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो हर पाकिस्तानी को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि किसी के कहने से कभी भी GSP+ स्टेटस नहीं जाता। ट्रंप इनके साथ है, वो शायद इनको बचा ले, लेकिन GSP+ स्टेटस का ताल्लुक किसी के बयान से नहीं होता, किसी के कहने से नहीं होता। इसका ताल्लुक बराह रास्त इंसानी हकूक़ के मामलात से होता है, अक़लियतों के हकूक़ के मामलात के साथ होता है, ख़वातीन के हकूक़ के मामलात के साथ होता है, कैदियों के हकूक़ के मामलात के साथ होता है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ होता है, आज़ादी इज़हार राय के साथ होता है, जो पाकिस्तान में है ही नहीं। मैं आपके सामने मिसाल बैठा हूँ, जबरी गुमशुदगियों के सामने होता है, इसके हवाले से होता है, जो है ही नहीं पाकिस्तान में। जाली मुकदमात के हवाले से होता है, जो है ही नहीं पाकिस्तान में। मिलिट्री कोर्ट के अंदर सिविलियन के ट्रायल से होता है, जो पाकिस्तान में इन्होंने जुल्म किया है। अदलिया की आज़ादी नहीं है पाकिस्तान में। इन चीज़ों के साथ GSP+ स्टेटस जो है वो मुंसलिक है। इमरान खान के बेटे के कहने के ऊपर अव्वल तो उसने कहा ही नहीं, अगर वो कहता भी तो ये नहीं होना था। ये हुकूमत की अपनी करतूतों की वजह से होगा जब होगा, और ये बात आप सब अपने ज़हन में रखिएगा। अब नादरीन आए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताज़ा धमकी लगाई है। आलमी खबरों की तरफ आते हैं, एक दो लोकल खबरें और हैं वो आपको मैं बाद में देता हूँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी लगाई है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी मुज़ाकरातकारों को बहुत मुख्तलिफ और अजीब करार दे दिया है। ट्रंप ने दावा किया कि वो अमेरिका से मुआहदे के लिए भीख मांग रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरानी फ़ौज बिल्कुल तबाह हो गई है और इनकी वापसी का अब कोई इम्कान नहीं है, 0% है। और उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि इसके बावजूद वो अवामी तौर पर कहते हैं कि वो महज हमारी तजवीज़ पर गौर कर रहे हैं, जो कि एक झूठ है। बेहतर है कि वो जल्द अज जल्द संजीदा हो जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि एक बार देर हो गई तो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी लगाई। अच्छा, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कह रहे हैं कि संजीदा हो जाओ, बहुत ज़रूरत है आपको संजीदा होने की, फ़ौरन संजीदा हो जाओ। दूसरी तरफ वही डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है, ये ज़रा देखिए डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। ईरानी मुझे अपना सुप्रीम लीडर बनाना चाहते थे लेकिन मैंने इनकार कर दिया।
और मैंने कहा जी मैं नहीं बनना चाहता, शुक्रिया। ए देखो, एक तरफ यही शख्स कह, और हंसते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दिया मज़े से, लोग भी खुशियां मना रहे हैं। यानी कोई ये सोच सकता है, कोई ये इमेजिन कर सकता है कि आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद ईरानी उठेंगे और उठ के डोनाल्ड ट्रंप को अपना सुप्रीम लीडर बना देंगे? इज़ इट पॉसिबल? तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसी किस्म के मजाक किए हैं हमेशा दुनिया के साथ कि मैं जंगों को रुकवाने वाला हूँ, मैं बोर्ड ऑफ पीस में जो है वो पूरी दुनिया को अमन में ले जाऊँगा, मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वो लतीफ़े सुनवाता है कि मैं सलूट करता हूँ, आप दुनिया के सेवियर हैं, दुनिया को आपकी ज़रूरत है इस वक्त, आपने कमाल कर दिया, आपको रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुबारकबादें हों, और पता नहीं क्या कुछ शहबाज शरीफ ने गेम चुकी हुई है, आसिम मुनीर साहब ने भी गेम चुकी हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी गेम। ये कितना संजीदा आदमी है, आपने यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितना डोनाल्ड ट्रंप ईरान को जानता है। बस इतना ही वो पाकिस्तान को भी जानता है कि ईरान जिसके साथ वो जंग में है उसके बारे में ऐसा मज़ायका खेज दावा कर दिया कि जनाब वो कहते हैं कि सुप्रीम लीडर बन जाओ, तो मैंने शुक्रिया अदा किया कि नहीं मैं नहीं बनना चाहता, और अमेरिका में ये कहानी सुना दी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ईरान को कह रहे कि संजीदा हो जाओ, और अपनी संजीदगी का आलम आप सिर्फ इस मामले में यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो जंग है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप को बचाने के लिए थी, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्किन बचाने के लिए ये जंग लड़ी थी। लेकिन उल्टा हुआ ये कि ये जंग डोनाल्ड ट्रंप को सहारा देने की बजाय लेके डूब रही है। एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटानी थी, कुछ दीगर मामलात में डोनाल्ड ट्रंप को हीरो बन जाना था, फिर अमेरिका के अंदर जो इख्तलाफात बहुत बढ़ गए हैं, नो किंग मूवमेंट भी चल रही है। 28 तारीख को एक बहुत बड़ा 2 दिन के बाद वहाँ पे एहतजाज होने जा रहा है हफ्ते वाले दिन अमेरिका में, और दावा ये किया जा रहा है कि बड़ा खौफनाक एहतजाज होगा, 9 मिलियन लोग निकाले जाएंगे। लेट्स सी इतने लोग निकलते हैं या नहीं, लेकिन इससे पहले उन्होंने जो टारगेट रखा है, पहले 3 मिलियन, फिर 5 मिलियन, फिर 7 मिलियन, तो उनके चारों एहतजाज कामयाब हुए। अब 5वीं मरतबा वो 9 मिलियन लोग निकालते हैं तो ट्रंप पे प्रेशर बढ़ेगा। तो अगर ये प्रेशर ऐसे ही बढ़ता है, डोनाल्ड ट्रंप इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए ईरान पे हमलावर हो गया था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में बराक ओबामा के दौर से एक बात बैठी हुई है कि ईरान पे जब अटैक किया जाए तो तवज्जो हटाई जाती है और पॉपुलैरिटी मिलती है और मिड टर्म इलेक्शन में फ़ायदा होता है। ये बात ओबामा के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने उस दौर में कही थी, और अब वही कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये वाला फार्मूला उल्टा पड़ गया, वो उसको लेकर डूब रही है ये लड़ाई, बहुत नुकसान हो रहा है। और अब 2 रास्ते ना, या तो बाहर निकल जाए इस लड़ाई में से या इसको तूल दे दे। कुछ लोग ये इम्कान जाहिर कर रहे हैं और अमेरिका के अंदर से कर रहे हैं कि जिस तरीके से मिडल ईस्ट में फ़ौजें पहुंचाई जा रही हैं, जैसे अमेरिका अपनी फ़ौजों को वहाँ लेकर जा रहा है और दुनिया पे दबाव डाल रहा है कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, तो मुमकिन है कि खित्ते की दीगर फ़ौजों को साथ लेकर अगर नेटो साथ नहीं भी आता तो अमेरिका ईरान के कुछ इलाकों पे और जजीरों पे कब्ज़ा करने की कोशिश करे। ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। अगर ईरान के पास वाकई में भी ड्रोन्स और मिसाइल बाकी बचे हैं, जो उनका दावा है कि उनके पास महीनों के लिए बाकी बचे हुए हैं, यानी ईरान का दावा तो ये है कि हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, अभी हम लंबा लड़ सकते हैं। अगर तो उनका दावा ठीक है और उनके पास ड्रोन्स और हथियार उसी मिकदार में हैं जैसे वो कहते हैं या उनके जर्नलिस्ट कहते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा खून खराबा हो जाएगा अमेरिका का, और उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो खुद अपने फ़ौजियों को ईरानियों के सामने लाकर खड़ा कर देंगे, जो अभी तक उन्होंने नहीं किया और अपने आप को बचाने की कोशिश की है। इसराइली बहुत बुरी तरह तंग आ गए। इसराइल के अंदर से अब वीडियोज़ आना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग शोर मचा रहे हैं कि हम तो पसंदीदा लोग हैं, हम तो चुने हुए लोग हैं, फिर हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हम बंकरों में रह रहे कि कई हफ्तों से तंग आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि लोग ज़हनी मरीज़ बनते चले जाएंगे, और अब वो बन रहे हैं। अब सायरन नहीं भी बज रहा होता तो लोगों को सायरन की आवाज़ आ रही होती है, धमाके नहीं भी हो रहे होते तो लोग डरे हुए सहमे हुए रहते हैं। और हर थोड़ी देर के बाद ईरान की एक नई लहर आती है, यानी 1 महीने का टाइम नहीं गुजरा और लगभग 82-83 लहरें जो हैं वो ईरान की 90 के करीब शायद हैं। ईरान की जो मिसाइलों की लहरें हैं वो इतनी ज़्यादा पहुंच गई हैं इसराइल में, यानी एक एक दिन में 3-3, 4-4 मरतबा मिसाइलों की लहरें भी आती रही हैं इसराइल के अंदर, और वो किसी भी शहर पे आके बरस जाते हैं। डेमोना में जो ईरान ने अटैक किया उसने इसराइल को हिला कर रख दिया है, अराद में और डेमोना में। उन्होंने ईरान के इस हमले ने इसराइल को और अमेरिका को बहुत परेशान किया, और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ईरान की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, और अगर वो इस तरह के हमले करेगा तो फिर उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब
इसराइल के लिए भी मुश्किलात बढ़ रही हैं। नेतन्याहू ने तो अपने आप को बर्बाद कर दिया, उसके पास तो अब पीछे हटने का रास्ता ही कोई नहीं है, वो तो खुदकुशी कर चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप के पास भी रास्ते महदूद होते चले जा रहे हैं। एक और डेवलपमेंट हुई है रीजन में, जिसको इसराइल की जानिब से ये खबर दी गई है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बंदर अब्बास में एक फ़िज़ाई हमला किया, जिसके नतीजे में अहम ईरानी कमांडर अली रज़ा को शहीद कर दिया। ये अली रज़ा कमांडर वो है जिसके ज़िम्मे था कि आबनाए हुर्मुज़ को बंद रखना, ये इसराइल ने दावा किया। अब इससे क्या आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगा? तो ईरान एक मुल्क है, वो एक कौम है, उनके साथ और बहुत सारे लोग हैं। वो एक फ़ौजी शहीद हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा। जिस मुल्क को आयतुल्लाह अली ख़ामनई की शहादत से फ़र्क नहीं पड़ा, उसे एक कमांडर की शहादत से तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। वो आबनाए हुर्मुज़ को बंद रखेंगे। अब उसको खुलवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल अगर अमेरिका करने जाता है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल और कठिन काम होगा। लेकिन अगर वो किसी तरह मुज़ाकरात से ये मामला हल कर लेता है तो शायद डोनाल्ड ट्रंप को कोई फेस सेविंग मिल जाए। नाज़रीन, अरब ममालिक के लिए भी ना अब सिचुएशन मुश्किल होती जा रही है। रोज़ाना अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। यूएई का जो नुकसान हुआ वो शायद सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनकी सारी रियल स्टेट मार्केट है, उनकी टूरिज़्म की एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनकी ऑयल की एक मार्केट है, गैस की मार्केट है, दीगर बहुत सारा पैसा यूएई के अंदर आता है, वो चीज़ें निकल रही हैं वहाँ से। तो यूएई का बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। अब इसमें उन्होंने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया यूएई ने। खबर यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ जंग बंदी मुस्तरद कर दी और वो ईरान के खिलाफ ज़मीनी हमले में शामिल होगा। ये रॉयटर्स ने और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह खबर दी है। वो मुतालबा करते हैं कि तेहरान के मुकम्मल ख़तराती नेटवर्क को पहले ख़त्म किया जाए। जिनसे हमें ख़तरा है वो सारा नेटवर्क तेहरान के अंदर ख़त्म किया जाए, ये यूएई ने कहा। और जो एक सफ़ीर है यूसुफ अल अतीबा, उन्होंने तस्दीक की है कि मुत्तहिदा अरब अमारात आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने की कोशिशों में शामिल होगा। वो आलमी तेल के लिए एक अहम गुज़रगाह है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में मुत्तहिदा अरब अमारात की जो 1.4 ट्रिलियन डॉलर की यानी 1400 अरब डॉलर की सरमायाकारी का जो मामला है वो भी हम जारी रखेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान को टिकाने लगाए बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन नहीं है, लिहाजा जंग बंदी मुस्तरद कर दी है। अमेरिका और इसराइल से मुतालबा किया कि ईरान को मुकम्मल टिकाने लगाया जाए, इनका काम तमाम किया जाए ताकि खित्ते में अमन हो। अब ये जो है सोशल मीडिया के ऊपर बाकायदा ये खबर मौजूद है। और ईरान के मामले में यूएई का अपना एक मौक़िफ़ है और यूएई के ऊपर अटैक भी बहुत किया है ईरान ने। यानी अगर इसराइल के बाद किसी मुल्क को सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है तो गालिबन ऐसा दिखाई देता है कि वो यूएई है, दुबई है। काफ़ी नुकसान हुआ वहाँ पे और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मुल्क छोड़कर गए हैं। बड़ी तादाद में अभी भी वहाँ एयरपोर्टों से लोग निकलना चाहते हैं। नाज़रीन, रूस को बहुत फ़ायदा हो गया इस सारी लड़ाई में। यानी रशिया ने जो इजाफी पैसा बनाया है वो रशिया सोच भी नहीं सकता था। इस एक महीने की लड़ाई में रूस ने गैस और तेल की मद में जो इजाफी पैसा बनाया वो लगभग 10 से 12 अरब डॉलर है। और अगर ये लड़ाई तूल पकड़ती है या ये सिचुएशन प्रलॉन्ग करती है तो इसमें रशिया मज़ीद इतने पैसे या इससे ज़्यादा पैसे बना सकता है। तो ये एक बड़ी कमाई है जो कोई भी मुल्क कर सकता है। तो रशिया को बहुत फ़ायदा हो गया इस लड़ाई में। अमेरिका को, इसराइल को नुकसान हुआ, ईरान को बहुत नुकसान हुआ, मिडल ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन रशिया को फ़ायदा हुआ। चाइना का तेल नहीं रुका, चाइना को तेल की सप्लाई ईरान ने जारी रखी, उसकी वजह से चाइना को उतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन नुकसान उन ममालिक को हुआ है जो ममालिक ईरान के ख़िलाफ़ है या ईरान को ज़ाती तौर पे नुकसान हुआ है। लेकिन ईरान ने कम से कम एक बात साबित की है कि ये मिथ उन्होंने तोड़ दी कि अमेरिका और इसराइल के ऊपर वापस अटैक नहीं किया जा सकता। वो वापस का जो अटैक है ना ईरान का, वो उसको तारीख में बहुत फ़ायदा देगा। लेकिन इस मरले पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं और ईरान के अंदर भी ये सोच मुख्तलिफ लोगों में मौजूद है कि अगर बेहतर मुज़ाकरात हो जाएं और एक अच्छी डील हो जाए जंगबंदी की तो वो कर लेनी चाहिए। और अपने सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ किए बगैर अगर कोई डील होती है तो वो ईरान को सूट कर सकती है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान वापस आते हैं। वहाँ से दो खबरें हैं। एक तो मुराद सईद साहब की जो सेनेट की नशिस्त है उसको फ़ारिग कर दिया गया। 9 मई का केस है जनाब, ATC अदालत है, उन्होंने कहा जी फ़ारिग करें। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई भी कर दिया। तो मुराद सईद साहब को सिर्फ इसलिए कि इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं और कोई बात नहीं है। इसहाक डार जो है वो क्रिमिनल थे, वो भी एक दौर में, और पाकिस्तान से भागे हुए थे, इश्तिहारी थे, लेकिन सेनेटर के तौर पे बरकरार रहे। फिर उनको लाके पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना भी बनाया गया। हालांकि ये कहा जाता था कि उन्होंने तबाही फेरी है, लेकिन वापस लाके बनाया गया। तो एस्टेब्लिशमेंट को इससे कोई लेना देना नहीं है। कोई करप्शन करता है या कोई लूट मार करता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, वो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। वरना हम अपने स्विस बैंकों से पैसा वापस मंगवा लेते।
उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें अपने ज़ाती मफाद का मसला है कि हमारे रास्ते में कोई ना आए, जो हमसे इख्तलाफ करेगा उसको हम तबाह बर्बाद कर देंगे, और यही हम होता हुआ देख रहे हैं। नाज़रीन, एक और खबर है और ये पाकिस्तान से कुछ सहाफ़ियों ने दी है और इसकी कन्फर्मेशन आप भी कर सकते हैं कि जो गल्फ स्ट्रीम का जहाज़ है जो पंजाब गवर्नमेंट ने लिया था, बड़ा ही मुतनाज़ जहाज़ है, कभी इधर चला जाता है कभी उधर चला जाता है, तो इसको ट्रैक करते रहते हैं सहाफ़ी और लोग। तो अब जनाब ये खबर आई है कि इसकी पब्लिक ट्रैकिंग बंद करवा दी गई है। अब कोई शहरी ये नहीं जान सकेगा कि जहाज़ कब कहाँ गया और कितना अरसा और कहाँ रहा। अब अंदाज़ा करें कि कौन से खुफिया दौरे इस जहाज़ ने करने हैं या कौन से खुफिया टूर इस जहाज़ ने लगाने हैं जिनको छुपाने के लिए इसकी पब्लिक ट्रैकिंग बंद कर दी गई है। आप अंदाज़ा करें, दुनिया भर में शफाफियत होती है हुकूमतों में। सियासतदान अपने आप को नीट एंड क्लीन दिखाने के लिए बिल्कुल शफाफ रहते हैं, मैं यहाँ गया, ये टाइम मैंने यहाँ गुजारा, क्योंकि पब्लिक मनी है ना, पब्लिक का टाइम है। अब अवाम के पैसों से खरीदा हुआ 11 अरब का अय्याशी वाला जहाज वो अय्याशी के लिए कहाँ जाएगा, इसके बारे में आप जान नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने उसकी पब्लिक ट्रैकिंग बंद करवा दी है मुबैना तौर पे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।